देखो, किसी को याद है कि नहीं है, कल हमने मतलब लास्ट क्लास में क्या किया था, किसी को याद है? हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। अब आप बोलोगे डेफिनेशन मतलब हम क्या टेक्निकल क्लास में थोड़ा आए डेफिनेशन पढ़ेंगे? देखिए, हम डेफिनेशन कहने का क्या मतलब है, आगे चल के जब हम अकाउंट्स और ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे तो बहुत सारे वर्ड यूज होंगे उसमें। जैसे कि मैं कभी भी बोल दूंगा कैपिटल, कभी भी बोल दूंगा ड्राइंग, और कभी भी बोल दूंगा असेट्स, कभी भी बोल दूंगा लाइबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है असेट्स, क्या होता है लाइबिलिटी, क्या होती है ड्राइंग, क्या होता है हर चीज़। तो उसकी मीनिंग पे बात चल रही थी कि क्या मतलब है। मोस्टली आप में से 90% सबको आता होगा ये सारी चीज़ें, पर क्योंकि पहली और दूसरी क्लास इसके ऊपर लेनी चाहिए तो मैं ले रहा हूँ। और जस्ट आज हम ट्राई कर देंगे कि जीएसटी स्टार्ट कर दें, ठीक है। आज हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि आज बाकी सारी चीज़ें बड़ी आसान आसान है। तो हम एक काम करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो कल हमने जो जो बात की थी, पूछा था क्या क्या होता है, एक बार आपसे पूछ लेता हूँ फटाफट। बिजनेस ट्रांजेक्शन सबको पता है क्या होती है? इवेंट क्या होता है? हमने यही बात की थी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, इवेंट क्या होता है। जस्ट हमने उसके बाद बात की थी कि अकाउंट क्या होता है, खाता। तो हम खाता बनाते हैं, होपफुली तुम सबको पता होगा, पर नहीं आता कोई इशू नहीं है, आज मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, वो वाली देख लेना। साइज उसका कम करके, एक्चुअली क्या दिक्कत है कि मेरे इसी लैपटॉप में वीडियो भी बनती है, क्लासेस भी रिकॉर्ड होती है, और एडिटिंग भी होती है, जो कि तीनों एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारी क्लासेस लेनी होती है। तो अभी हम चौथी बात हमने की थी कैपिटल क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा था ड्राइंग क्या होती है, फिर हमने सीखा था लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, और फिर हमने सीखा था असेट्स क्या होता है। और असेट्स के कुछ फीचर मैंने बताए थे कि एटलीस्ट ये असेट्स, ये सारे फीचर हों तो असेट्स बनता है, नहीं तो नहीं बनता। अगर किसी को ये सारे पॉइंट नहीं भी आते या आते हैं तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम शुरू करते हैं कि ये रिवेन्यू क्या होता है। कोई मुझे बता सकता है रिवेन्यू क्या हो सकता होता है? हाँ जी सर, बताइए। इनकम। और कोई? और कोई बताओ रिवेन्यू क्या होता है? ठीक है, तो मतलब बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। देखो, रिवेन्यू और इनकम में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है। रिवेन्यू अलग चीज़ होती है, इनकम अलग चीज़ होता है। एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने ये फ़ोन खरीदा है 500 रुपये में। मान लेते हैं कि मैंने ये फ़ोन खरीदा 500 में, और मैंने इसे बेच दिया 600 में। तो जैसे ही मैंने 600 में बेचा तो मेरी रिवेन्यू कहलाएगी 600 रुपये। मेरे को जो रिवेन्यू हुआ है रिसीव, वो मेरी कितनी है? 600 रुपये। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम क्या होगी, तो आप बोलोगे इनकम मतलब प्रॉफिट, इनकम टैक्स आपने सुना होगा ना। तो वो इनकम आपका क्या कहलाता है? सिर्फ 100 रुपीज़। जो आपका रिवेन्यू में से खर्चे को आप अगर घटाओगे तो आपका इनकम यानी कि प्रॉफिट आएगा। बात समझ आई? तो रिवेन्यू को बहुत सिंपल वर्ड में मैंने लिख रखा है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल इज कॉल्ड रिवेन्यू। तो सेल से जो भी रिसीव होगा वो आपका रिवेन्यू कहलाएगा। थोड़ा सा बात करते हैं एक्सपेंस क्या होता है, बताओ। हाँ बोलोगे, अभी तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बतानी भी नहीं चाहिए, पर क्योंकि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो एक बार बेसिक पता चल जाए थोड़ा सा। एक्सपेंस क्या होता है? देखो, कोई भी खर्चा मतलब पोस्ट, एक्सपेंस मतलब पोस्ट। चाहे किसी चीज को प्रोड्यूस करने में बन रहा है, चाहे सेलिंग करने में, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। कोई मुझे बता सकता है गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होती है? गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होती है? देखो, ये डेफिनेशन पे नहीं जाना आपको, आप नॉर्मल लैंग्वेज में ही रहो। कोई भी सामान जो दिख रहा है, ये फोन, मोबाइल, टीवी, ये सारे के सारे क्या हैं? गुड्स। लेकिन सर्विस क्या है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कुछ बेच रहा हूं, मैं आपको बेच रहा हूँ, वैसे तो सेल है ये भी, लेकिन ये सेल है ऑफ सर्विस ना कि गुड्स। अगर मैं आपको बोलता हूँ ये पेन खरीद लो 100 रुपए में, तो मैं क्या बेच रहा हूँ? गुड्स। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप देख लो, मैं कुछ सामान नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। बात समझ आ गई? टैक्सी वाला, जो टैक्सी ड्राइवर आपको सर्विस देता है कि गुड्स देता है? सर्विस देता है। तो खर्चा क्या होता है, चाहे आप गुड्स बनाने के लिए खर्चा करो चाहे सर्विस देने के लिए खर्चा करो, सारे खर्चे आपके एक्सपेंस कहलाते हैं। बात समझ आ गई? ये तो सिंपल है, ये तो आपको सब आता है। इनकम क्या होता है, मैंने सिंपल वर्ड में रिवीजन के लिए लिख रखा है ये सारी चीजें, ताकि आप बाद में रिवीजन करने बैठो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाए। तो जो चीजें मैंने बोली हैं वही चीजें एकदम सिंपल वर्ड में लिखी हुई है। इनकम क्या होता है, इनकम रिवेन्यू से थोड़ा सा अलग है। अगर आप देखोगे तो मान लेते हैं कोई गुड्स था 15 लाख का, जो मुझे कितने का पड़ा था? 15 लाख का। उसको मैंने बेच दिया कितने में? 20 लाख में। तो मेरी रिवेन्यू कितनी हो गई है? 20 लाख। मेरा खर्चा कितना है? 15 लाख। और मेरी इनकम क्या कहलाएगी? 5 लाख। तो इनकम रिवेन्यू से थोड़ा सा अलग होता है, इस बात को समझ जाना। समझ आ गया? मैं फास्ट तो नहीं चल रहा? ठीक है। प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट क्या होता है? आप बोलोगे इनकम प्रॉफिट अलग होता है क्या?
ये दोनों अलग हैं बेसिकली, आप बोल सकते हो। देखो प्रॉफिट वर्ड जब मैं यूज करता हूँ तो किसी एक पीरियड की बात करता हूँ, किसी एक टाइम पीरियड की बात करता हूँ कि इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में जो प्रॉफिट आ रहा है वो मेरा प्रॉफिट है। अब बोलोगे मतलब जैसे मान लेते हैं अप्रैल से साल शुरू हुआ और मार्च में साल खत्म होता है, सबको पता है अकाउंटिंग पीरियड यही होता है। अप्रैल 2022 से मान लेते हैं कोई साल शुरू हुआ, ईयर शुरू हुआ, और मार्च 2023 में वो ईयर खत्म हो रहा है, वो पूरा साल खत्म हो रहा है। इस पूरे बीच में, इस पूरे पीरियड में टोटल रेवेन्यू कितना है और टोटल एक्सपेंस कितना है आप निकालते हो। टोटल इस पूरे पीरियड के बीच में टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस, जब आप उसे घटाते हो, रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटाते हो, तो आपका क्या निकल के आता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ फॉर ए पीरियड, 3 महीने का प्रॉफिट, 6 महीने का प्रॉफिट, 9 महीने का प्रॉफिट यूज करता हूँ। लेकिन जब मैं इनकम यूज करता हूँ, वर्ड यूज करता हूँ मोस्टली, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हर जगह यही यूज होता है, एक जस्ट बात बता रहा हूँ आपको। इनकम वर्ड यूज करते हैं तो हम कब करते हैं? जब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे, किसी एक पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे हैं, इस सेल से कितनी इनकम हो गई, बात समझ आई। लेकिन जब प्रॉफिट वर्ड यूज करेंगे तो आप कहोगे कि एक पीरियड की बात। अब आप बोलोगे क्या ये सारी इतनी टेक्निकल चीजें हमें मतलब इंटरव्यू में पूछी जाती हैं कि प्रॉफिट और उसमें डिफरेंस बता दो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप कभी भी आप सोचो कि प्रॉफिट और इनकम में कोई डिफरेंस नहीं पूछने वाला आपसे, ना कोई ये सारी बातें कर रहा है, और ना मैं ये बता रहा हूं तो बस जस्ट मैंने आपको बता दिया है, इसका आगे जाके कोई रेलेवेंट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए, आपको इनकम पता होना चाहिए, आपको एक्सपेंस पता होना चाहिए, आपको रिवेन्यू पता होना चाहिए, ताकि जब हम आगे बढ़ें, अकाउंट्स सीखें, अकाउंटेंट बने, तब आपको मेरे को ये सारी चीजें ना बतानी पड़े। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लॉस क्या होता है। अब बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर खर्चा ज्यादा है और रिवेन्यू कम है, अगर मैंने पूरे साल में मान लेते हैं 5 लाख रुपए का फोन बेचा, तो मेरा रिवेन्यू कितना हो गया? 5 लाख। और पूरे साल में मेरा जो खर्चा हुआ वो 6 लाख का हुआ, तो मेरा एक्सपेंस कितना हो गया? 6 लाख। तो इस पीरियड में, इस अकाउंटिंग पीरियड में मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? लॉस हुआ है। कितने रुपए का लॉस हुआ है? 1 लाख। यानी खर्चा अगर ज्यादा है आपका रिवेन्यू से तो आपको लॉस माना जाता है। बात समझ आ गई यहां तक में? कोई दिक्कत है? अब बोलोगे ये सारी चीजें सिंपल ही हैं, आप ये क्यों बता रहे हो? बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि कहीं कोई बोले कि ये सब क्यों बता रहे हो, तो हमको आता ही है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही, एक बार पढ़ के खत्म करते हैं बातों को। परचेज और परचेज रिटर्न क्या होता है? कोई बताएगा अपने वर्ड में? परचेज का मतलब खरीदना होता है। अब कुछ भी खरीदो, परचेज किया, और कुछ भी वापस करो, परचेज रिटर्न है। अब बोलोगे कि अकाउंट्स में क्या परचेज वर्ड सेम है? अकाउंट्स में थोड़ा सा अलग है, और वो जब हम एंट्री करने बैठेंगे तभी मैं समझाऊंगा। तो अभी बस मैं इतना बता दे रहा हूँ, कुछ भी खरीदना परचेज, और कुछ भी जो खरीद लिया है आपने, हो सकता है आपको पसंद ना आए, आप इसे वापस करते हो, तो उसे क्या बोला जाएगा? परचेज रिटर्न। एक और वर्ड यूज किया जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिटर्न आउटवर्ड। तो ये परचेज रिटर्न के लिए वर्ड यूज किया जाता है। बाकी नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, याद कैसे रख सकते हो? रिटर्न से तो समझ ही आ रहा है। और आउटवर्ड क्या होता है? मतलब मान लेते हैं कि माल आपके पास से जा रहा है ना, जब आप खरीदते हो तो आप माल वापस करते हो, तो माल जो आया था वो गया, तो गया तो मतलब आउटवर्ड। तो इस वजह से, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है? चलो, सेल और सेल रिटर्न क्या होती है? सिंपल है ये भी। सेल का मतलब क्या होता है? बेचा किसी को, और जिसको मैंने बेचा उसने अगर वापस कर दिया तो वो सेल रिटर्न है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। स्टॉक क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए, स्टॉक बताओ क्या होता है? इन्वेंट्री क्या होती है? क्या स्टॉक और इन्वेंट्री अलग है या सेम? देखो, ये फिर से टेक्निकल बात है, कोई इंटरव्यू में नहीं पूछने वाला। अब इंटरव्यूअर की मर्जी है, वो एकदम पागल आदमी बैठा हुआ है तो फिर आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो। बाकी बेसिकली नहीं पूछे जाते ये सारी चीज़ें। बेसिकली वो चाहते हैं कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट हो, आपको सारी एंट्रीज आनी चाहिए, आपको प्रॉपर बिलिंग आनी चाहिए, आपको रिटर्न भरने आना चाहिए। मेनली उनका फोकस इस चीज़ पे होता है, ना कि इस चीज़ पे। लेकिन कोई भरोसा नहीं है कैसा आदमी बैठा हो आपका इंटरव्यू, तो उसकी मर्जी है, वो कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपको एक बार बस जस्ट बता देता हूँ। स्टॉक उस चीज को बोलते हैं जो हमारा, मतलब समझ लो कि मैंने खरीदा है, बेचूंगा, वो मेरा स्टॉक है। आप बोलते हैं स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जैसे मान लेते हैं कि मैं बिस्किट का सेलर हूँ, तो मैं बिस्किट खरीदता हूँ और बिस्किट बेचता हूँ, तो मैं बिस्किट को क्या बोलूंगा? स्टॉक है। मैं स्टॉक है। तो जब भी मैं बोलूंगा कि मेरे वो पूछते हैं स्टॉक पड़ा हुआ है क्या, बिस्किट पड़ा हुआ है क्या, तो मैं बोलता हूँ हाँ स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये स्टॉक होता है। आप बोलोगे सिंपल सी बात है, यही तो हम भी कह रहे थे। इन्वेंट्री कैसे अलग हो जाती है? इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है। इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है, मतलब बड़ी टर्म है। अब बड़ी टर्म मतलब इन्वेंट्री, चाहे वो कच्चा माल हो उसे भी इन्वेंट्री बोलते हो। जैसे मान लेते हैं मैं बिस्किट बनाता हूँ,
तो बिस्किट बनाने के लिए मान लेते हैं कि मैं आटा खरीद के लाता हूँ, आटा, फ्लोर या कुछ भी चीज़, तो आटा और उसके अंदर चीनी डालता हूँ, तो ये सारा मेरा, इसे भी क्या बोला जाता है, इन्वेंट्री। लेकिन ये इन्वेंट्री कैसी है, रॉ मटेरियल वाली। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, सुना है ना आपने, जब मैंने खरीद के लाया, जैसे मैं यही वाला एग्जांपल, चलो दूसरा एग्जांपल ये वाला ले लूंगा, पहला वही ले लेता हूँ बिस्किट वाला। तो जब मैं फ्लोर खरीद के लाता हूँ, आटा खरीद के लाता हूँ, और साथ में चीनी खरीद के लाता हूँ, मान लेते हैं मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो मैं इसे ये नहीं बोलूंगा स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं इसे क्या बोलूंगा, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। बात समझ आ गई। अब मान लेते हैं कि उस स्टॉक को मैं बनाना शुरू कर देता हूं, तो आपने, मतलब मुझे नहीं पता कि आपने देखा है कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि उसको, बिस्किट को पहले बेक किया जाता होगा, उसमें जो भी जितने भी मात्रा में मिला के उसको बेक किया जाता होगा। बेक करने के बाद सीधा बिस्किट नहीं बेचे जाते, अपने लोगो लगाए जाते हैं उस पर, आपने देखा होगा जैसे पार्ले जी बिस्किट पे उनके लोगो लगे होते हैं। मान लेते हैं वो बेक हो रहा है, अभी आधा बेक हुआ है, आधा बेक नहीं हुआ, या बेक होके तैयार है, अभी स्टैंप नहीं लगे हैं, पैकिंग नहीं हुई है, तो वो क्या है, इन्वेंट्री ऑफ WIP, यानी आधा बन गया है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो जो आपका मटीरियल है, जो आपका वो स्टॉक है, स्टॉक नहीं बोलोगे, इसे भी क्या बोलोगे, इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री अभी कौन से मोड में है, WIP, ये भी इन्वेंट्री होती है। अगर मान लेते हैं माल तैयार, तो अब इसे क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स। माल तैयार हो गया है तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इन्वेंट्री के टोटल 4 रूप होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, ये 3, और चौथा होता है स्टॉक। अब बोलोगे स्टॉक, फिर तो वही बात आ गई, मतलब स्टॉक ऐसे वर्ड को यूज किया जाता है जो आपने खरीदा है, बेचोगे। आपको पता है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में फर्क क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं ये बताओ। मैन्युफैक्चरर उसको बोलते हैं जो कुछ चीज बना के फिर बेचता है, वो मैन्युफैक्चरर होता है। ट्रेडर क्या होता है, खरीद के बेचता है, जो कुछ भी खरीदता है बेचता है। जैसे मान लेते हैं मैं बिस्किट का व्यापारी हूँ, मैं बिस्किट खरीदता हूँ 4 रुपए में, बेच देता हूँ 5 रुपए में, ये मेरा बिजनेस है। तो ट्रेडर बोलते हैं उसको। ट्रेडर कितने रुपए कमा रहा है, कम कमाता है, ट्रेडर जनरली कम कमाता है। पर ट्रेडर के पास क्या, WIP होगा, रॉ मटेरियल होगा, फिनिश्ड गुड्स होगा, नहीं, ट्रेडर के पास एक चीज पड़ा होता है, स्टॉक। बात समझ आ गई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर के पास हमेशा 3 चीज में गुड्स पड़ा रहते हैं, यानी कि स्टॉक पड़े रहते हैं, इन्वेंट्री। एक कच्चा माल होगा, रॉ मटेरियल, दूसरा मैन्युफैक्चरर बना के बेचता है ना, दूसरा क्या होता है, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है फिनिश्ड गुड्स, FG। बात समझ आएगी, शॉर्ट में आप RM, WIP और FG बोलते हो। लेकिन मैन्युफैक्चरर जरूरी थोड़ी ना कि सारी चीज बना के बेचे, कुछ चीज खरीद के भी बेच देता होगा, तो वो स्टॉक। तो इन्वेंट्री वर्ड यूज करता हूँ तो ये चारों आ जाती है, चाहे मैं रॉ मटेरियल बोलूँ, चाहे WIP बोलूँ, चाहे FG बोलूँ, चाहे स्टॉक बोलूँ। बात समझ आ गई। लेकिन जब मैं स्टॉक वर्ड बोल रहा हूँ तो सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टॉक की। मैं फिर से बोलता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने बता दिया, हमें 2-4 मिनट लगने थे तो मैंने आपको बता दिया। कोई इंटरव्यू में नहीं पूछने वाला, और कोई पूछेगा भी तो वो पागल आदमी होगा, तुम काम भी मत करना उसके पास, क्योंकि ऐसी फालतू चीजें पूछ रहे थे। हाँ जी सर। हाँ, नहीं जानते तो कोई बात नहीं सर, मैंने पढ़ाई की है, मैंने MCOM किया है ऑन अकाउंट्स, ठीक है, तो मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है अकाउंट्स के लिए, और मैं अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा डीप में जा चुका हूँ, तो मुझे पता है। बाकी इतनी नॉलेज नहीं चाहिए होती, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतनी नॉलेज नहीं चाहिए होती, बस मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, रॉ मटेरियल की बात करते हैं। कि रॉ मटेरियल, अभी ये मैंने आपको बता ही दिया, देखो दिख रहा है लकड़ी, मान लेते हैं मैं कुर्सी बनाता हूँ, तो लकड़ी खरीद के लाया हूँ, अभी ये मेरा रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब लकड़ी बनाना शुरू कर दिया हूँ, तो ये मेरा क्या बन गया है, WIP, आधा बना हुआ है तो वर्क इन प्रोग्रेस, और अगर पूरा बन के तैयार है तो FG, फिनिश्ड गुड्स। और स्टॉक तो आपको बता ही दिया मैंने, स्टॉक क्या होता है वो तो आपको पता ही है, यहाँ तक ठीक है। चलो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बताइए क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल, क्या होता है। कल मैंने आपको डेटर वर्ड यूज किया था, हाँ सर बताइए, आप बता रहे थे जिनसे आपको कुछ भी पैसा लेना है, वो आपका ट्रेड रिसीवेबल, नाम से भी आपको दिख रहा है रिसीवेबल। लेकिन इसमें मेनली 2 लोग होते हैं, एक वो डेटर, याद आ रहा है डेटर, मैंने कल बताया था डेटर के ऊपर डिटेल में, जो मिस कर दिया टेंशन मतलब, वीडियो शेयर हो जाएगी, देख लेना उसे, ठीक है। तो डेटर वर्ड मैंने क्या, आज की भी वीडियो शेयर हो जाएगी अगर कोई नहीं आता तो डेटर का क्या मतलब है बताओ, जिससे पैसे लेने हैं, जिससे पैसे लेने हैं, वो भी मेरा रिसीवेबल है। और याद है मैंने कल बताया था, अगर कोई पैसे देने को तैयार नहीं होता तो आप क्या बना देते हो, बिल बना देते हो, उस पर लिख देते हो कि भाई साइन कर दे कि तू मुझे 1 महीने बाद दे देना। तो BRB आपका क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। तो दोनों मतलब एक ही है, ट्रेड रिसीवेबल। जब भी वर्ड यूज हो तो आप समझ जाना डेटर की भी बात हो रही है और BR की भी बात हो रही है, ठीक है। सेम इसी तरह ट्रेड पेबल क्या होता है, ट्रेड पेबल जिसको पैसे देने हैं, चाहे वो क्रेडिटर हो चाहे वो BP हो, सबको पता है। इन सब चीज के बारे में हम टाइम पास नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेन चीज पे बात करेंगे ना। गुड्स क्या होता है,
अब बोलोगे अभी तो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी गुड्स। आप बताओ गुड्स क्या होता है थोड़ा सा। मैं अब एग्जैक्ट गुड्स वर्ड बोल रहा हूँ, गुड्स क्या होता है एग्जैक्ट। देखो हर वो चीज जो मैंने खरीदा है, या तो इसको बना के बेचूंगा या तो इसको डायरेक्ट बेच दूंगा, वो मेरा गुड्स कहलाता है। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि आगे चल के जब आप टैली पे एंट्री करने बैठोगे, अब मैं उतनी आगे की बात अभी नहीं बताऊंगा पर हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। जब आप टैली पे एंट्री करने बैठोगे तो आप गुड्स की एंट्री कर रहे हो अलग तरीके से होगी, और आप असेट्स की एंट्री कर रहे हो वो अलग तरीके से होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज आपके लिए गुड्स है और क्या चीज आपके लिए असेट्स है। नॉर्मली तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप काम करने लगोगे, लेकिन फिर भी आज मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। हर वो चीज जो मैंने खरीदा है इसे बेचूंगा, ये मेरा गुड्स है। हर वो चीज जो मैंने खरीदा है उसे बनाऊंगा और बेचूंगा, गुड्स है। यानी मेरा इंटेंशन क्या थी, उसको बेचना, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, गुड्स। लेकिन अगर मैंने ऐसी चीज जो भी कोई कोई चीज खरीदा, इसको मैं सोच रहा हूँ इसको यूज करूंगा, तो वो क्या मेरा बन जाएगा, असेट्स, मेरी संपत्ति। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैं पंखे का बिजनेस करता हूँ, तो मैंने पंखे खरीदे, पंखे खरीद रहा हूँ मैं, पंखे बेचूंगा। पंखे जैसे ही खरीदा, ये मेरा क्या है, गुड्स। आप बोलोगे गुड्स परचेज किया है। पंखे, जितने भी पंखे खरीदूं गुड्स। मान लेते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ पंखों का, तो मैं क्या करूंगा, आप पंखड़ी खरीदूंगा या फिर लोहा खरीदूंगा जिसको पिघला के मैं पंखा बनाऊंगा, लोहा या स्टील या जो भी चीज से बनता हो, उसके अंदर कैपिस्टल लगता है वो खरीदूंगा, उसके अंदर वायर लगती है वो खरीदूंगा। ये सारा मेरा क्या कहलाएगा, गुड्स। क्योंकि मैं इसे खरीद किस ले रहा हूँ, कि बनाऊंगा बेचूंगा। बात समझ आ गई, तो वो मेरा अपने आप क्या बन जाएगा, गुड्स। लेकिन अगर बात करते हैं कि मैंने एक पंखा खरीद लिया जस्ट बेचने के लिए, नहीं, मैंने कहा लगाऊंगा ऊपर क्योंकि मैं बैठा रहता हूँ गर्मी में, तो पंखा चलेगा तो सही रहेगा। अब ये पंखा मेरा गुड्स है क्या, अब आपका वो पंखा क्या बन जाएगा, असेट्स। टैली में जब आप एंट्री करने बैठोगे, सिर्फ टैली की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप कॉपी पे भी जर्नल एंट्री करते हो तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। असेट्स की आप अलग तरीके से एंट्री करते हो और गुड्स की आप अलग तरीके से एंट्री करते हो। तो आपको बाइफरकेट पता होना चाहिए कि क्या गुड्स है हमारे लिए और क्या असेट्स है। पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहचान लोगे गुड्स क्या होता है, असेट्स क्या होता है, ठीक है दोस्त। चलो, अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं कि मैंने पंखा खरीदा था यूज करने के लिए। सुनना ध्यान से, मैंने पंखा खरीदा, मैंने कहा यूज करूंगा इसे, बेचूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने लगाया वो पंखा चलने के बाद ना आवाज कर रहा है अजीब सी, तो मैंने कहा यार ये अजीब सा आवाज कर रहा है, इसको बेच देता हूँ। क्या ये गुड्स बन गया। आपने खरीदा किस लिए था, वो पर्पस देखना होता है, तो आपके लिए वो असेट्स था। अब आपने असेट्स ही बेचा है, आप गुड्स नहीं बोलोगे इसे। बात समझ आ गई। सेम इसी तरह मैंने टीवी खरीदी है, और मैं मान लेते हैं टीवी का ही बिजनेस करता हूँ, तो टीवी मेरे लिए क्या बन जाएगी, अपने आप गुड्स। अगर बेचने के लिए खरीदा है तो। अगर मैंने अपने देखने के लिए खरीदा है तो वो अपने आप क्या बन जाएगी, असेट्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे कॉस्ट क्या होता है, सिंपल है, बताओ। कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस, इसको बनाने के लिए या फिर खरीदने के लिए आपने जो भी पैसा दिया है वो आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट। अब जरूरी है कि पैसा दिया हो, जो सामान भी लगा वो भी कॉस्ट में आएगा। जैसे मान लेते हैं मैं पंखा बना रहा हूँ, पंखा बनाने के लिए मान लेते हैं मैं पंखा खरीदने गया एक दुकान पे, मेरे को पंखा बेचना है, मैं पंखे का बिजनेस करता हूँ, पंखा खरीदने गया, उसने बोला देखो 100 पंखे पड़े हुए हैं, लेकिन 100 पंखे में कैपिस्टन नहीं लगा हुआ, आप ये पंखे 100 खरीदना है खरीद लो, मैं आपको 500 रुपये में दे दूंगा सारे पंखे, 500 का एक पंखा करके दे दूंगा, और 50 रुपये मेरे को अलग से कैपिस्टल खरीदने में लगेगा। तो मेरे लिए वो कॉस्ट कितनी पड़ी उस पंखे की, 550। जो मैंने पे किया, या फिर मेरे पास कैपिस्टल मान लेते हैं 50 रुपये का पड़ा हुआ था, वो मैंने खुद ही लगा दिया, अपने बिजनेस से निकाल के लगा दिया, तो वो भी मेरी कॉस्ट है। यानी कि कोई भी चीज को बनाने में या फिर खरीदने में जो भी कॉस्ट आएगी वो सारी की सारी आपकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट। समझ आ गया। तो ये सारे वर्ड आगे आएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है अगले 3 महीने में। होपफुली 3 महीने में ख़त्म कर लें, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ हम थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर देंगे। डिस्काउंट की बात करते हैं, बाकी ज़्यादा टाइम एक्सटेंड नहीं होगा, टेंशन मत लेना कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। डिस्काउंट की बात करते हैं, तो डिस्काउंट बिजनेस में 2 तरीके का होता है। देख के बताओ जरा, कुछ मेरे को आइडिया दो, दोनों डिस्काउंट क्या क्या होता है। ठीक है, और ठीक है, आपने एकदम ठीक बोला। और कोई बता, समझ आया सबको कि क्या बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सर ने बिल्कुल ठीक बताया। ट्रेड डिस्काउंट होता है नॉर्मली, वो बिजनेसमैन सबको दे रहा होता है। तो मैं बोलता हूँ आपको इतनी क्वांटिटी खरीद लो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये ट्रेड डिस्काउंट है 10%। कई बार क्या होता है, आप जब जाते हो शॉप पे, बड़ी बड़ी शॉप पे, तो आपने देखा होगा खासकर कपड़ों की शॉप पे बाहर ही लिखा होता है 50%। ये क्या, इसका क्या मतलब है, जो भी आप अंदर जाओगे एमआरपी देखोगे, उसका 50% ऑफ मिल जाएगा। मान लेते हैं कोई शर्ट आपने उठाई, उस पर 5,000 रुपये लिखा हुआ है, तो आपको कितने का मिल जाएगा वो,
2500 का, 2500 का मिल जाएगा। तो ये क्या आपका कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। ये बेसिक है, सबको मिल रहा है, और इसको आप स्पेशली रिकॉर्ड नहीं करते अपनी बुक्स में। मैं अभी आगे चल के जब हम एंट्री करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, इसको स्पेशली रिकॉर्ड नहीं करते हैं हम अपनी बुक्स में। हम कहते हैं ये डिस्काउंट ही नहीं था, उल्लू बना दिया हमें, तो हम इसको स्पेशली रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब जब एंट्री करेंगे तब समझाऊंगा कैसे रिकॉर्ड करते हैं कैसे नहीं करते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब हम पेमेंट करने जाते हैं और जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं और हम उससे स्पेशल डिस्काउंट मांग लेते हैं, या तो वो खुद ही दे रहा है कि आज पेमेंट कर दो, कैश ले जाओ, 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देना, 2% डिस्काउंट दूंगा आपको। तो ये होता है कैश डिस्काउंट। बात समझ आ गई। और कैश डिस्काउंट को हमें बुक्स में स्पेशली रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो जब आप आगे और अकाउंट सीखोगे तो आप देखना, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपको बेसिक तो समझ आना चाहिए अभी कि इन दोनों का मीनिंग क्या होती है। आगे चल के जब मैं बोलूँ ट्रेड डिस्काउंट तो ये मत बोलना कि समझाना जरा क्या होता है। अगर आपको लग रहा है कि समझाना है तो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर हम आगे बहुत अच्छे से फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, अब एंट्री की बात करते हैं कि एंट्री क्या होती है। कोई बताएगा एंट्री क्या होती है? किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना ही एंट्री होती है। टैली में आप बोलते नहीं होंगे एंट्री कर लो, एंट्री पास कर लो, एंट्री पास कर लो। एंट्री का मतलब क्या होता है, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रही है, याद है मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था ट्रांजेक्शन। तो जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रही है या फिर इवेंट, या भी कोई भी इवेंट है, बताया था पहले दिन ही, ट्रांजेक्शन इवेंट। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो या इवेंट हो उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, यही आपका क्या कहलाता है, एंट्री। एक नॉर्मल सी दुकानदार की बात कर लो जो अकाउंट संभालता भी नहीं है, लेकिन वो भी कैसे ना कैसे हिसाब रखता होगा। जब आपको उधार माल बेचता है वो लिख देता होगा कहीं पे उसने एंट्री की है, पर उसके एंट्री करने का तरीका अलग है। आके दे दो। तो उसके एंट्री करने का तरीका एकदम अलग है, आपके एंट्री करने का तरीका अलग है। अब एक बात बताओ, हम उसकी तरह एंट्री क्यों नहीं कर सकते? ये देखो, ये टैली पे एंट्री कर रही है, ये मैंने फोटो डाल रखा है, यही एंट्री है। थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर कि हम उसकी तरह एंट्री क्यों नहीं करते, या हम हमें कुछ स्पेशल रूल्स क्यों बोले गए कि यही रूल्स फॉलो करने हैं, ऐसा क्या है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ पहले। तो देखो, आपने सुना होगा कि इनकम टैक्स हमें देना होता है। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, जिसको पता हो? आप पूरे साल काम करोगे, मैं पूरे साल काम कर रहा हूँ, काम करने के बाद मेरी इनकम होती है कुछ ना कुछ। बिजनेस कर रहा हूँ मान लेते हैं, मोस्टली तो बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें एंट्री किसकी करनी है, सीखना किसका, बिजनेस को। तो बिजनेस की मैं पूरे साल बिजनेस में काम किया, मैंने प्रॉफिट भी हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें खरीदा होगा मैंने, खर्चा भी हुआ होगा, और बहुत बेचा होगा तो इनकम भी हुई होगी। गवर्नमेंट साल के अंत में बोलती है आप इनकम टैक्स पे करोगे, अगर आप इस अमाउंट से ज़्यादा कमाते हो तो। अगर आप इस अमाउंट से ज़्यादा कमाते हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मान लेते हैं अभी इस टाइम पे जो प्रेजेंट चल रहा है वो गवर्नमेंट ने 2.5 लाख दे रखा है, कि अगर आप 2.5 लाख तक कमाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंजॉय करो। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कंपनियों के लिए वो अलग है, कंपनियों के लिए 1 रुपये भी कमाते हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको वो जब उस टॉपिक पे आएंगे तो ठीक से समझाऊंगा। अभी हम मान के चल रहे हैं कि अगर मैं 2.5 लाख से कम कमाता हूं तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है छोड़ दो, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, एक बात बताओ, बुक कौन मेंटेन करता है? तुम्हें क्या लग रहा है गवर्नमेंट आके मेंटेन करेगी बुक? नहीं, बुक कौन मेंटेन करता है? हम सब खुद ही मेंटेन करते हैं। मैं बुक मेंटेन करूं अपनी मर्जी से कुछ भी, मान लेते हैं मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे दिख रहा है 5 करोड़ रुपए तो कम से कम प्रॉफिट होगा, पर मैं ऐसे बुक मेंटेन कर रहा हूँ, खर्चा लिख दूँ, इनकम लिख दूँ, खर्चा लिख दूँ, कुछ भी लिख दिया। अब गवर्नमेंट को मैंने बोला देखो भाई मेरी इनकम तो है सिर्फ 2.5 लाख रुपए, तो मेरे को कोई टैक्स देना नहीं है। और गवर्नमेंट चेक कैसे करेगी तुम सही कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो? पहले तो इंडिया में इतने सारे लोग हैं, चेक भी नहीं कर सकती सबका। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो भाई बहुत सारे रूल लगा दिए उन्होंने, कि हमने एक रूल बनाया है, अकाउंट्स आपको इसी बेसिस पे मेंटेन करना है। अकाउंट्स के कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, सुना होगा आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप अपनी मर्जी से अकाउंटिंग नहीं कर सकते, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तो इंड एस आ गया है, अभी जस्ट इंड एस आया है, लेकिन वो सारी कंपनियों पे फॉलो नहीं होता, कुछ कंपनियों पे हो रहा है। तो इंड एस भी ले आई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कह रही है हम जो बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं आपको उस तरीके से एंट्री करनी है, यानी उस तरीके से रिकॉर्ड करना है, चाहे वो सेल हो चाहे वो परचेज हो, डेबिट क्रेडिट गवर्नमेंट ने बता रखा है ना, डेबिट क्रेडिट आपको उस हिसाब से अकाउंट मेंटेन करना है, और उस हिसाब से आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब आपके मन में आएगा कि उसके हिसाब से भी तो हम गलती कर सकते हैं, जानबूझ के मैंने 1 लाख का परचेज किया, मैं लिख दूं 5 लाख का परचेज किया, खर्चा ज्यादा बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया। इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑडिटर बनाए। अगर आपकी सेल एक लिमिट क्रॉस कर जाती है तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनसे आपको ऑडिट करवाना जरूरी होता है। आप जो अपनी बुक जो आपने पूरी मेंटेन की है वो आप एक सीए को दोगे,
वो सीए उसको एक एक चीज चेक करेगा, वो आपके हर परचेज के बिल मैच करेगा, सेल के बिल मैच करेगा, और उसके बाद वो साइन करके नीचे देगा कि हाँ भाई इसने सही बोला, इसका 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 लाख के प्रॉफिट पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। नहीं तो आजकल अंबानी और अडानी ये सब क्या कर रहे होते, वो पूरे साल बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं और साल के अंत में बोलते प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। और प्रॉफिट नहीं हो रहा, मोदी जी बोलते टैक्स दो, कहते प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, कहाँ से टैक्स दे? और चेक कौन करेगा? सीए। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए। आपको अकाउंट्स पढ़ना क्यों पड़ रहा है? पढ़ना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि उन रूल्स के हिसाब से आपको अकाउंट्स फॉलो करनी है। नहीं तो बिजनेस तो आप कैसे भी, आपकी मर्जी है, आपको कोई बोलेगा डेबिट ही करो, क्रेडिट ही करो, हाँ भाई बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है हमें कि आपको इसी हिसाब से मेंटेन करना है। अब आप बोलोगे कि मेरी गली में तो एक चाचा है जिनकी दुकान है, वो तो नहीं करते ये सब मेंटेन, वो तो नहीं करते अकाउंट, तो भाई उनकी सेल उससे लिमिट से कम है, जो लिमिट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी है। अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाती तो उनको वो सारे रूल फॉलो करने पड़ते। बात समझ आ गई? अब आप बोलोगे सेल कैसे, उनके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे, गवर्नमेंट वही मान रही है कि सेल है। अब आप बोलोगे कैश, तो कैश का तो गवर्नमेंट हिसाब ही नहीं रख पाएगी, तो वहां पे टैक्स बचा ले रहे हैं, जो लोग कैश ले रहे हैं वो टैक्स बचा ले रहे हैं, जो अकाउंट में ले रहे हैं वो टैक्स नहीं बचा पा रहे हैं। बात समझ आई? लेकिन वो सब छोड़ो, आपको बस इतना समझना है, आप एक अकाउंटेंट बनने वाले हो, आपको जो गवर्नमेंट ने रूल्स दे रखे हैं उस रूल्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करनी है। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? तो इसीलिए जैसा मैं बताऊंगा कि इस तरीके से सीखना है, तो आपको उसी तरीके से सीखना पड़ेगा, वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और फिर जाके अकाउंटिंग कंप्लीट होगी। समझ आया? तो एक बात बताओ, टर्नओवर क्या होता है? बहुत सिंपल है, सबने सुना होगा कभी ना कभी। टर्नओवर क्या होता है? सेल्स मेड इन ए पार्टिकुलर पीरियड। एक पूरे साल में आपने कितने रुपए की सेल की, वो आपकी टर्नओवर बोली जाती है। टर्नओवर ध्यान रखना, रिटर्न अगर कर दिया तो वापस मतलब माइनस हो जाता है। जैसे मान लेते हैं मैंने 5 करोड़ की सेल की, जिसमें से 1 करोड़ रिटर्न हो गया, जो मैंने सेल किया था वो वापस आ गया, तो मेरी नेट सेल कितने की है? 4 करोड़ की। तो मेरी टर्नओवर कितनी मानी जाएगी? 4 करोड़। अब टर्नओवर क्यों जरूरी है? जीएसटी में टर्नओवर बहुत ज्यादा जरूरी है। जीएसटी अभी आगे चल के, अभी आज ही से हमने शुरू कर देंगे सीखना, तब आपको समझ आएगा कि क्या होता है टर्नओवर और कैसे होता है। इसके बाद जरा बात करते हैं बैड डेप्ट क्या होता है, बताओ। जो पैसा डूब गया, अब डूब गया मतलब पानी में गया था तैरने, डूब गया। किसी से मुझे पैसे लेने थे, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा, वो पैसे मेरे डूब गए। किसी भी रीजन से नहीं पेमेंट कर रहा, हो सकता है कोई आपका डिस्प्यूट हो सकता है कोई और रीजन हो, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा यानी इरिकवरेबल है वो, अब रिकवर नहीं कर सकते वो पैसा, वो आपका क्या कहलाता है? बैड डेप्ट। समझ आ गया? फोन मिला रहे हो तुम, नहीं उठा रहा, तो बैड डेप्ट हो गया। लेकिन इतना आसान नहीं होता बैड डेप्ट, ऑडिटर रिकमेंड करता है कि ये बैड डेप्ट हो गया है, तब जाके बैड डेप्ट होता है। तो मेरे को जो बेसिक टर्म्स, जो जो वर्ड यूज करने थे, मैंने वो वर्ड बता दिए हैं। कुछ और भी वर्ड आएंगे, ऐसा नहीं है कि बस इतने ही वर्ड अकाउंट्स में यूज होंगे, बहुत सारे और नए वर्ड आएंगे, लेकिन जब जैसे जैसे आएंगे तैसे तैसे मैं आपको बताता रहूंगा। पर एटलीस्ट इतने वर्ड आपको पता होने चाहिए थे, और तभी हम शुरू कर पाएंगे अकाउंट्स। समझ आ गया? तो आपको इन वर्ड्स में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बेसिक था ये वर्ड। अब थोड़ा सा हम जीएसटी शुरू कर देते हैं आज से, क्योंकि देखो अकाउंट्स इस टाइम पे 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड है। आपको मतलब अकाउंटिंग आनी चाहिए, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, उसके साथ साथ जीएसटी के सारे रूल्स पता होने चाहिए कि कहाँ पे जीएसटी लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा, और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चलानी है। और तीसरी चीज़, आपको इनकम टैक्स के प्रोविजन पता होनी चाहिए। इनकम टैक्स में भी मेनली टीडीएस और टीसीएस। आपको जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं पता होगी, आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं बन सकते। आप सिर्फ, अगर आपको जीएसटी के बारे में नहीं पता, आप प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं बन सकते, आप समझ जाओ। तो आज हम जीएसटी सीखना शुरू करते हैं कि जीएसटी क्या होती है, कैसे होती है, क्या करते हैं जीएसटी को, जीएसटी का मतलब क्या होता है, आज सब कुछ समझते हैं। ठीक है? थोड़ा सा स्लो रहेंगे आज भी हम जीएसटी में। अभी तो मैंने ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बोल दी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी नहीं इतनी, बस ये आपको बेसिक पता होना चाहिए था। लेकिन जीएसटी में तो आप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मैंने एक ग्रुप में शेयर किया, 47 पेजेस का है मेरे ख्याल से वो। तो एक सेकेंड रुक जाओ, नेट स्लो है थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो करीब 47 पेजेस का है, आप अपने नोट्स पे भी घर पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जैसे ही हो जाए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी। जीएसटी से पहले थोड़ा सा टैक्स स्ट्रक्चर समझते हैं कि इंडिया में टैक्स होता क्या है। देखो कई लोगों को रिपीट भी लगेगा, शायद एक दो लोग पहले आए थे, सर आप आए थे पहले, तो आपको रिपीट लगेगा, कोई नहीं, एक दिन की बात है। देखते हैं, समझते हैं बात को। टैक्स क्या होता है?
पहले बताओ, सिर्फ अभी टैक्स लिया जाता है या पहले भी लिया जाता था? पहले भी लिया जाता था। ये राजा है, ये राजा भी कर लेता था ना। लगान सुना होगा आपने, लगान मूवी भी देखी थी, लगान वगैरह टैक्स लेते थे। तो गवर्नमेंट पहले भी टैक्स लेती थी और गवर्नमेंट आज भी टैक्स लेती है। तो आप क्यों देते हो? आप देते क्यों? आप मना नहीं कर सकते? पहले तो समझो टैक्स की नीड क्या क्या है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, नॉर्मल सी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। चाहे वो रोड बनाना हो, चाहे वो ब्रिजेस बनाने हो, वो सारी गवर्नमेंट बना रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? आपके टैक्स से। एजुकेशन, कई सारे गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रहे हैं। मिलिट्री का कितना खर्चा होता है आपको आइडिया भी नहीं होगा, मतलब मुझे भी आइडिया नहीं है। मिलिट्री पे बहुत खर्चा करती है गवर्नमेंट। चाहे वो कई सारे वो बहुत सारे हथियार होते हैं वो बनाने हों, बम्स बनाने हों, ये सारे बना के वो रखते हैं। हालांकि यूज नहीं करते, लेकिन रखते हैं उसको बना के, ताकि दूसरी कंट्री वाले डर के रहें। इसके साथ साथ मिलिट्री में बहुत खर्चा होता है, और डिफेंस वगैरह में भी बहुत सारा खर्चा होता है। ये सारा खर्चा गवर्नमेंट हमसे ही लेती है, इसीलिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। तो इंडिया में दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में भी दो तीन है, इनडायरेक्ट में भी दो तीन है, लेकिन हमें बेसिकली पढ़ना ही यही है, क्योंकि हम अगर सब कुछ पढ़ने लगे तो 2-3 साल लग जाएगा हमें पढ़ते पढ़ते। हमें तो सिर्फ 2-3 महीने में ख़त्म करना है सारी चीज़ें। तो हम बेसिकली पढ़ेंगे इनकम टैक्स के बारे में और जीएसटी के बारे में। थोड़ा सा मैं इनकम टैक्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनकम टैक्स होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं इसको। देखो ध्यान से, मान लेते हैं ये मिस्टर अमन है। मिस्टर अमन है, ये क्या करता है, पूरे साल, पूरे साल मेहनत करता है, काम करता है, पूरे साल मेहनत करता है। काम करने के बाद अपनी जॉब कर रहा है, चाहे वो सैलरी से उठा रहा है चाहे बिजनेस से उठा रहा है, पूरे साल मेहनत करता है। साल मेहनत, साल जैसे ही खत्म होता है वो टैक्स कैलकुलेट करता है, साल के अंत में कैलकुलेट करता है। इसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। सुना होगा आपने, कई लोगों ने वर्ड सुना होगा, नहीं सुना तो कोई इशू नहीं है, आगे पढ़ेंगे जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। तो वो क्या करता है, पूरे साल का जो भी इनकम होती है उसकी, वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करता है। वो कहता है, मान लेते हैं कि मेरी 10 लाख इनकम है और 10 लाख पे टैक्स जो बनता है 2 लाख मान लेते हैं। तो उसे क्या करना होता है, ऑनलाइन ही अपनी रिटर्न भरनी होती है। रिटर्न मतलब आईटीआर, सुना होगा आपने, आईटीआर अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। और उसके साथ साथ 2 लाख रुपए जो गवर्नमेंट का टैक्स बनता है वो डायरेक्ट डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट के अकाउंट में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक अमन है लड़का, ये पूरे साल इनकम करता है, 10 लाख रुपए कमाता है, और फिर इसने गवर्नमेंट का फॉर्मूला देख रखा है कि इतने रुपए कमाओगे तो इतना टैक्स, इतने रुपए कमाओगे तो इतना टैक्स। इसने हिसाब लगाया कि मेरा टैक्स कितना बनता है, 2 लाख रुपए मान लेते हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा, मान लेते हैं। फिर ये क्या करेगा, अपनी आईटीआर फाइल करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। वहां पे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि मैंने इतना कमाया और मेरा इतना टैक्स बनता है, और डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, आपके अकाउंट से पैसे कट के गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स होता है, एक आदमी जो कमा रहा है वो सीधा गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है अपने हिस्से का, जो भी उसका टैक्स बनता है। इसीलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्स बड़ा मुश्किल होता है। हर आदमी टैक्स चोरी करने की कोशिश करता है, कोई टैक्स देना नहीं चाहता, सब सब कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में इंडिया में सिर्फ डायरेक्ट टैक्स होता था, जो भी कमाया दे दिया, जो भी कमाया दे दिया। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है, शुरू शुरू में इंडिया में 90% तक टैक्स लगता था। 90% मतलब आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप 9,20,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा दो, आप 80,000 आपके हाथ में बचेगा। तो आप एक बार बताओ, मेंटेलिटी तो ऐसी रहेगी कि टैक्स चोरी करनी है, मेंटेलिटी तो आपकी ऐसी रहेगी कि टैक्स चोरी करनी है। 92%, 92%, मैंने 90 बोला शायद, 92% तक टैक्स पहले लगता था शुरू शुरू में, जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम की बात है, मेरे ख्याल से 1949 50 के आस इसकी बात है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी उसके बाद धीरे धीरे इनकम डायरेक्ट टैक्स से पैसे कम आने लगे, गवर्नमेंट को कोई देना नहीं चाहता। फिर गवर्नमेंट ने दूसरा टैक्स लाया, आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी दूसरा टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको घुमा फिरा के लिया जाएगा। मतलब ये, जब आप जाते हो कहीं पे भी, मान लेते हैं मैं शैम्पू परचेज करने जा रहा हूँ, तो मुझे कितना, एक शैम्पू का रेट है मान लेते हैं 100 रुपये। एक दुकानदार है जिसने शैम्पू खुद से ही बनाया, मान लेते हैं खुद से ही बनाया है, और उसका रेट उसने रखा 100 रुपये, 100 रुपये में बेचूंगा। तो गवर्नमेंट आके उससे बोलती है, देख भाई बेचना है तो 100 में मत बेच, 118 में बेच। 18 रुपये टैक्स ले कस्टमर से। तो आप उस पर जो एमआरपी देखते हो वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है। तो वो रेट क्या रख देगा, 118। वो बोलेगा ये शैम्पू कितने का है, 118 का। आप, ग्राहक क्या करता है, दुकानदार को दे देता है 118 रुपये, शैम्पू ले लेता है। दुकानदार इसमें से 100 अपने पास रखता है और 18 रुपये गवर्नमेंट को जमा करा देता है। फिर से आपके पैसे किसके पास जा चुके हैं,
गवर्नमेंट के पास, लेकिन आपने डायरेक्टली नहीं दिया, आपने जमा नहीं किया। आपने क्या किया, कोई भी सामान खरीदने गए उसमें उसको टैक्स दे दिया, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, ये पैसे इनडायरेक्टली गए हैं गवर्नमेंट के पास, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी आपने कभी आज तक खुद से गवर्नमेंट को दिया है? नहीं। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो, कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, आप रेस्टोरेंट वाले को टैक्स दे देते हो। वो आपको बिल कैसे देता है, मान लेते हैं 1000 रुपए का आपका बिल बना है रेस्टोरेंट में, तो बोलेगा सर 1000 + 50 टैक्स, आप 1050 रुपए दे दो, ऐसे ही बोलते हैं, और आपको 1050 दे देते हो। आप कहते हो भाई कुछ भी तो नहीं हुआ, और गवर्नमेंट क्या करती है, 1000 वो रेस्टोरेंट ओनर अपने पास रखेगा, 50 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा देगा। बात समझ आ गई? कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना कि भाई हमें क्या, हम थोड़ी ना टैक्स भरते हैं, सुना होगा तुमने भी, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम थोड़ी ना टैक्स भरते हैं। भाई तुम भर रहे हो। एक बात बताओ, तुमने क्या चीज नहीं खरीदा, एक दिन में तुम 100 आइटम खरीदते होगे, और 100 आइटम पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया तुमने, और जैसे ही तुमने टैक्स दिया गवर्नमेंट के पास तुम्हारे टैक्स पहुंच गए। और लोग अभी भी बोलते हैं, लोग सोचते हैं मिस उसमें है, कहते हैं कि हम थोड़ा ना टैक्स देते हैं। तो आपको समझाना पड़ेगा लोगों को कि भाई तुम भी टैक्स दे रहे हो, और हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हो। तो जीएसटी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जीएसटी का मॉडल क्या होता है, जैसा मैंने अभी बताया, ये लड़का है, कपड़ा खरीदने गया इस स्टोर में, ठीक है। ये पिक्चर्स इसीलिए बोल देता हूँ मैं, ताकि आपको रिमाइंड रहे, आप बाद में रिविजन करने जाओ तो आपको आपको लाइन नहीं पढ़नी है, आपको बस पिक्चर्स देखनी है, ठीक है। और वो जो लाइन भी पढ़नी है तो वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है कि एक लाइन पढ़ा आगे बढ़ा, ठीक है, ताकि आप रिवीजन साफ कर पाओ, बहुत तेजी के साथ कर पाओ। तो परचेज करने गया ये शॉपकीपर पे। बिल कैसे बनता है, देखो बिल बनता है कपड़े का 1000 रुपए का, और 50 रुपए टैक्स, 1050 रुपए। ये लड़का चुपचाप 1050 दे देगा इसको, दुकानदार को। दुकानदार अपने पास कितना रखेगा, 1000 रुपए, और 50 रुपए किसको डिपॉजिट करा देगा, गवर्नमेंट को। ये मोदी जी खड़े हैं, इनको जमा करा देगा। बात समझ आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस पॉइंट पे? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स तो हम सबसे लास्ट में उठाएंगे, आज हम उठाते हैं टॉपिक को जीएसटी। हम जीएसटी शुरू करते हैं, यानी हम पहले इनडायरेक्ट टैक्स सीखेंगे। और आपको इनडायरेक्ट टैक्स से ही गवर्नमेंट की सारी कमाई होती है। डायरेक्ट टैक्स तो मेरे ख्याल से 2 से 3% लोग देते हैं इंडिया में, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता डायरेक्ट टैक्स, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हर इंसान दे रहा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा हमें सीखना है, जीएसटी। बहुत सारे होते हैं, सेल टैक्स भी होता है। अब बोलोगे सेल टैक्स तो बंद हो गया ना जीएसटी आने के बाद, अभी भी चल रहा है कई चीज़ों पे। जैसे पेट्रोल खरीदते हो, पेट्रोल पे कौन सा टैक्स लग रहा है, सेल टैक्स लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है। तो वो सारे टैक्सेस अभी भी चल रहे हैं, पर हमें नहीं सीखना है। हमें कौन सा सीखना है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी। तो जीएसटी की बात करते हैं। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स का मतलब क्या, और सर्विस का मतलब क्या? अब आपके मन में आएगा कि यार वो वाला गुड्स जो अभी आपने अकाउंट्स में बताया था, वो वाला गुड्स नहीं। जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन अलग हो, जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन अलग है, और वो अकाउंट्स में गुड्स की डेफिनेशन अलग है। अकाउंट्स में मैंने क्या बताया, गुड्स का मतलब जो खरीदा है बेचने के लिए वो गुड्स है, लेकिन जीएसटी में गुड्स थोड़ा सा अलग हो जाता है। गुड्स का मतलब जिसे देख के आपको गुड्स लग रहा है, वो सामान लग रहा है, वो गुड्स होता है। टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल इसकी मीनिंग बाद में करेंगे, या मैं अभी कर ही देता हूँ, आपको समझा ही देता हूँ। ये है गुड्स का मतलब, ये सबसे लास्ट में होगा जब आप अपने नोट्स देख रहे होगे, तो नोट्स में सबसे लास्ट में मिलेगा आपको ये डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी। तो जीएसटी में गुड्स का क्या मतलब होता है, तो इस पर बात कर लेते हैं। जीएसटी में गुड्स का मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर वो जा सकती है तो वो गुड्स है, सिंपल। जीएसटी में अलग है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। जीएसटी अलग चल रहा है इनका, और अकाउंटिंग आपकी अलग है। अकाउंटिंग में गुड्स अलग होता है, और उसकी कैसे एंट्री करनी है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। पर जीएसटी गवर्नमेंट कह रही है कि हम टैक्स लेंगे। सिंपल नाम क्या रखा गवर्नमेंट ने, गुड्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो भी टैक्स दो, अगर आप सर्विस बेच रहे हो तो भी टैक्स दो। शुरू शुरू में, यानी करीब करीब 2000 शायद 12 या 14 से पहले पहले, तो 12-14 के पहले पहले ना गुड्स ही होता था, गुड्स पे ही टैक्स लगता था, सर्विस पे कोई टैक्स नहीं लगता था। यानी अगर आप सामान बेच रहे हो टैक्स दो, अगर आप सर्विस दे रहे हो कोई टैक्स नहीं था। फिर मनमोहन जी आए, मनमोहन जी ने प्लान किया कि सर्विस पे भी टैक्स लेते हैं, और उस टाइम पे उन्होंने सर्विस पे टैक्स लगाया था। सर्विस टैक्स का पूरा प्लान शायद मनमोहन जी का था। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर जीएसटी आया, तो जीएसटी में बात बोली गई वन नेशन। गुड्स पे अलग टैक्स ले रहे हो, सर्विस पे अलग टैक्स ले रहे हो, यार ये इतना सारा झंझट कौन पड़ेगा। और तो और बताऊं, पहले सेल टैक्स होता था, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग टैक्स होता था। दिल्ली का अलग, हरियाणा का अलग। अब मान लेते हैं आप हरियाणा में काम कर रहे हो तो हरियाणा का टैक्स पढ़ो, फिर दिल्ली में काम करने के तो दिल्ली का टैक्स पढ़ो। अब भाई 500-600 टैक्स थोड़ा ना पढ़ पाओगे आप, तो आपको एक ही टैक्स पढ़ना था। इसीलिए उन्होंने बोला एक काम करते हैं, एक टैक्स लेकर आते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
आप गुड्स बेचो तो भी टैक्स दो, आप सर्विस बेचो तो भी टैक्स दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आया भाई गुड्स का मतलब क्या, क्या वही अकाउंट्स वाला? तो बोले नहीं नहीं, हमारे लिए गुड्स का मतलब अलग है। अब गुड्स क्या होगा, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, गुड्स। और इसमें दो चीजें इन्होंने बोल दिया, एक्शनेबल क्लेम भी, ग्रोइंग क्रॉप्स भी। अब ये क्या होता है ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे, या मैं बता ही देता हूँ, एक बार सुन लेना। ग्रोइंग क्रॉप्स क्या होता है, फसल उगने वाली हो, फसल उगने वाली हो। कई बार क्या होता है किसानों को आपने देखा होगा फसल उगने से पहले ही बेच देते हैं, फसल उगने से पहले ही बेच देते हैं। कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं कि मैं अभी, आपने खासकर ये होता है गन्ने वाले खेत में, जब गन्ने का खेत होता है तो आसपास में कंपनियां जहाँ होती हैं, मील होता है, मील वाले पहले ही गन्ना खरीद लेते हैं। क्या करते हैं वो एक किसान से बात कर लेते हैं, वो किसान से आके बोलते हैं कि देख भाई तेरे यहाँ पे जितना भी गन्ना उगेगा 25 रुपये किलो के हिसाब से मैं खरीद लूंगा, या जो भी रेट उन्होंने डिसाइड किया, 5-4 रुपये जो भी डिसाइड किया, तो वो रेट पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस रेट के हिसाब से हम आपका गन्ना खरीद लेंगे। आप एक बात बताओ, इस पे टैक्स आएगा कि नहीं? तो अब बात होगी कि भाई अगर ये गुड्स है तो टैक्स आएगा, सर्विस है तो टैक्स आएगा, लेकिन अगर ये गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है तो टैक्स नहीं आने वाला, क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर टैक्स लगता है, गुड्स और सर्विस पे। अगर वो चीज ना गुड्स हुई और ना वो चीज सर्विस हुई तो फिर इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो अब बोला गया भाई जो चीज दिख ही नहीं रही कहाँ है, आपने गुड्स में क्या बोला, गुड्स का मतलब बोला कि कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। भाई जब गन्ना उगेगा तब ना जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, अभी तो गन्ना उगा ही नहीं है, तो ये क्या गुड्स है? तो बोला गया हाँ भाई ग्रोइंग क्रॉप्स को हम स्पेशली बोल देते हैं आपको गुड्स है। ग्रोइंग क्रॉप्स जो फ्यूचर में उगने वाला है गुड्स, फ्यूचर में तो गुड्स बनेगा ना वो, तो वो अभी वो उसको मान लो आप क्या है, वो जीएसटी आएगा उस पर, उसे क्या मान लिया जाएगा, गुड्स। इसी के साथ साथ उन्होंने एक चीज और बोली, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, जैसे आपने कभी लॉटरी का टिकट खरीदा है, नहीं खरीदा होगा तो कोई बात नहीं, लॉटरी का बहुत अच्छा बिजनेस होता है। तो आप लॉटरी का टिकट खरीदो, मान लेते हैं मैंने 10 रुपये का एक टिकट खरीदा, अगर मेरी लॉटरी लग गई वो 1 लाख रुपए की, नहीं लगी तो 0 रुपए की, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम, एक्शन ये जो मैं लॉटरी खरीदने जा रहा हूँ तो बोल रहे हैं भाई ये कोई गुड्स थोड़ी ना है, तो कागज का टुकड़ा ही तो है, लॉटरी लगेगी तब ना गुड्स है ये। तो उन्होंने बोला भाई देखो सीधी सी बात है, एक्शनेबल क्लेम को आप क्या मान लोगे, गुड्स। तो उन्होंने दो बात को बोला, उन्होंने बोला गुड्स क्या होती है, पहले तो उन्होंने बड़ा सिंपल बोला, जो भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा सके वो गुड्स। ठीक है, अब तो बहुत सारी चीजें कवर हो गई, जैसे कार गुड्स हो गया, बेंच गुड्स हो गया। फिर उन्होंने बोला स्पेशली हम बोल देते हैं ग्रोइंग क्रॉप से भी गुड्स माना जाएगा, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। दूसरा उन्होंने बोला अगर एक्शनेबल क्लेम है वो भी क्या मान लिया जाएगा, गुड्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन पैसे को गुड्स नहीं माना जाएगा। ये जो पैसे होते हैं ना, कैश, कैश मनी, ये जीएसटी, इस पे जीएसटी नहीं आएगा, ये गुड्स नहीं है, पहले तो सुन लो, पैसे गुड्स नहीं है। और सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज समझ आता है, शेयर मार्केट में आपने डिवेंचर खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, वो भी, उस पर भी जीएसटी नहीं आता, आपने सुना होगा अभी तक उस पर जीएसटी नहीं आता, लेकिन गवर्नमेंट प्लान कर रही है। और मेरे ख्याल से एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, वो न्यूज़ मैंने थोड़ी सी देखी थी, शायद वो क्रिप्टो करेंसी पर 30% तक टैक्स लगा रही है इस टाइम, क्रिप्टो करेंसी पर 30% तक टैक्स लगा रही है। वो टैक्स इनकम टैक्स ले रही है, जीएसटी नहीं ले रही, वो इनकम टैक्स ले रही है। अब मैं आपको वो बता दूंगा बाद में जब हम पढ़ेंगे। तो अभी इन्होंने क्या बोला, देखो भाई सीधी सी बात है, गुड्स क्या होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो हमें एक तो पता होना चाहिए गुड्स क्या होता है, एक पता होना चाहिए सर्विस क्या होता है। क्योंकि अगर गुड्स नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा, सर्विस नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी तभी लगेगा जब या तो गुड्स हो या तो सर्विस हो। पहली चीज एकदम क्लियर उन्होंने बोल दिया कि भाई सब कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, गुड्स, एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स, और आपका ग्रोइंग क्रॉप्स भी ग्रुप्स गुड्स। लेकिन याद रखना, मनी को गुड्स मत बोल देना, मनी पे जीएसटी मत लगा देना, मनी कोई गुड्स नहीं है और सिक्योरिटीज कोई गुड्स नहीं है। बात समझ आ गई? फिर इन्होंने बोला ठीक है गुड्स समझ आ गया, सर्विस क्या है? तो उन्होंने बोला सर्विस का मतलब हर वो चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। मतलब कितने गजब तरीके से बात बोले। अभी तक हम सोच रहे थे कि भाई कुछ चीज गुड्स हो जाएगी, कुछ चीज सर्विस हो जाएगी, जो चीज ना गुड्स हुई ना सर्विस हुई उस पर टैक्स तो बच जाएगा। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला, जो गुड्स नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, सर्विस। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। मैं जमीन बेच रहा हूँ आपको, जमीन, जमीन तो समझ आती है ना आपको, मैं जमीन बेच रहा हूँ आपको, जमीन क्या है, गुड्स है कि सर्विस है? आप बोलोगे गुड्स के लिए पहली कंडीशन देख लो, गुड्स क्या था, अगर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो गुड्स है। पर क्या जमीन एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? चल भाई आज तू उधर हो जा थोड़ा सा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो गुड्स तो नहीं है वो, तो वो क्या बन जाएगी, सर्विस। तो अब आप कहोगे क्या जमीन खरीदेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा? बोलो। हाँ, दोस्त वैसे तो देना चाहिए क्योंकि ये सर्विस बन गई है, पर बाद में गवर्नमेंट ने उसके लिए मना कर दिया कि हम जमीन पे टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि जमीन पे ऑलरेडी एक टैक्स लगता है, स्टैम्प ड्यूटी, सुना होगा आपने।
स्टैम्प ड्यूटी, जब भी आप टैक्स जमीन खरीदते हो तो जमीन पे आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्री करानी पड़ती है, सुना होगा आपने। तो रजिस्ट्री के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी देते हो, इसीलिए उस पर जीएसटी नहीं लगा रखा उन्होंने, अभी के लिए नहीं लगा रखा। सेम इसी तरह मैं आपसे पूछता हूँ बिल्डिंग, आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो बताओ जरा ये क्या है। आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो गुड्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वो जा नहीं सकता, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, सर्विस। लेकिन क्योंकि बिल्डिंग भी स्टैम्प ड्यूटी आती है तो इसीलिए उसको भी हटा दिया गया। लेकिन अगर बिल्डिंग अभी बनना शुरू हुई है, पूरी बनी नहीं है, तो जीएसटी आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप बस इतना समझो कि गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होती है। तो गुड्स का मतलब क्या, तो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग बता दिया मैंने, यानी इंक्लूडिंग मतलब ये आएगा, एक्सक्लूडिंग नहीं आएगा। और सर्विस का मतलब क्या, हर वो चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस हो जाएगी। अब मैंने बोला कि पैसे तो सर्विस भी नहीं होंगे, ये देखो एक्सक्लूड में लिख दिया उन्होंने, पैसे सर्विस भी नहीं होंगे और सिक्योरिटी, यानी जो पैसे की बात करो या सिक्योरिटी की बात करो तो ना वो गुड्स है ना वो सर्विस है। लेकिन अब आप बोलोगे, जैसे चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लेते हैं कि मैंने आपसे बोला कि सर 1 लाख रुपए दे दो मेरे को, और बाद में मेरे से 1 लाख रुपए ले लेना वापस। आपने मुझे कितने रुपए दिए, 1 लाख रुपए, मैंने 3 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए वापस कर दिए। पहले बताओ ये गुड्स है कि सर्विस। आप बोलोगे कुछ भी नहीं है, कि पैसे लेना देना ये कोई जीएसटी में नहीं आता, ना गुड्स है ना सर्विस है, पैसे को तो साफ मना कर रखा है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, मैंने सर से बोला सर 1 लाख रुपए दे दो, 1 महीने बाद मेरे से 1,10,000 रुपए ले लेना, 1,10,000 रुपए ले लेना। अब ये जो 10,000 मैंने सर को दिए हैं एक्स्ट्रा, वो किस चीज के लिए दिए हैं, इंटरेस्ट दिया है। यानी कि पैसे को यूज करने के लिए अगर आप कोई पैसा देते हो, उसी को तो इंटरेस्ट बोलते हैं, तो वो सर्विस है। उन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, सर्विस है। यानी जब भी आप बैंक से लोन लेते हो और उनको जो पैसे वापस करते हो, तो जो पैसा लेते हो पैसा देते हो वो कोई उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। लेकिन जो आप इंटरेस्ट देते हो वो आपका क्या मान लिया जाएगा, सर्विस। जो आप इंटरेस्ट किसी को पे करते हो वो क्या मान लिया जाएगा, सर्विस, और आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। बात समझ आ गई। तो इसीलिए उन्होंने बोला देखो, सेपरेट कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ मनी, आप मनी यूज कर रहे हो ना, मनी यूज करने के लिए अगर पैसा दोगे तो उसको क्या मान लिया जाएगा, सर्विस। बात समझ आ गई, वो सर्विस है आपका। और एक कन्वर्जन ऑफ मनी भी सर्विस है। अब बोलोगे कन्वर्जन ऑफ मनी क्या होता है, बताओ कोई मुझे बता सकता है कन्वर्जन ऑफ मनी क्या होता है। उसके पैसे देते हो, ठीक है। और किसी को समझ आया, जैसे मान लेते हैं मेरा एक दोस्त है, ऐसे ही समझ लो एग्जाम्पल, वो इंग्लैंड जा रहा है किसी काम से, मान लेते हैं वर्ल्ड कप होने वाला है, वो वर्ल्ड कप देखने जा रहा है। तो वो आपको पता है इंग्लैंड में तो डॉलर लेके ही जाएगा, या फिर इंग्लैंड की जो करेंसी यूरो चलती है शायद इंग्लैंड में, तो वो करेंसी लेके जाएगा। तो वो क्या करता है, इंडिया से नोट कन्वर्ट कराता है, यानी नोट को कन्वर्ट करा के डॉलर में करवाता है। अब डॉलर में जब नोट करवा रहा है, मान लेते हैं चला गया विदेश, जाके वापस आता है तो $500 उसके पास बच गए। अब $500 को वो क्या बदलेगा, रुपीज में लेगा, क्योंकि इंडिया में तो डॉलर चलेंगे नहीं, इंडिया में कब दोबारा कन्वर्ट कराएगा। तो जब $500, मान लेते हैं $1 का रेट है $100, तो $500 के उसको मिलने कितने चाहिए थे, 50,000। $500 देगा करेंसी एक्सचेंजर को, और करेंसी एक्सचेंजर उसको कितना देगा, 50,000 रुपये। लेकिन वो रियल में 50,000 देगा, आपको लग रहा है, वो देगा 49,000 रुपये, 48,000 रुपये, क्योंकि उसको भी तो कमीशन चाहिए। मान लेते हैं उसने 48,000 रुपये दिया आपको, तो 2,000 रुपये उसने रखे हैं, तो ये क्या है, सर्विस है। इस 2,000 पे जीएसटी आएगा। हाँ, तो ये देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मुझे नहीं लगना पहले दिन ही ये इतना टेक्निकल नहीं जाना चाहिए था। लेकिन चलो आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, हम दोबारा, ये सबसे लास्ट पॉइंट है, देखो ये सबसे लास्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं था, ये नोट सारे पीछे रह गए हैं, तो ये मुझे लास्ट में समझाना था लेकिन मैंने अभी बता दिया। तो हम एक बार फिर से सुन लेते हैं बात को, मैंने क्या बोला। जीएसटी आएगा गुड्स पे और सर्विस पे, तो या तो गुड्स लगना चाहिए, होना चाहिए वो चीज़, या तो सर्विस होनी चाहिए। गुड्स अकाउंट्स में अलग मतलब है, जीएसटी में अलग मतलब होता है। तो जीएसटी में उन्होंने क्या बोला, जीएसटी एक लॉ होता है, लॉ तो समझ आता है ना, लॉ। अब लॉ का मतलब होता है कानून। अब अगर इसके विरोध जाओगे तो क्या होगा, पेनल्टी वगैरह लगेगी। अब बोलोगे हम कोई लॉ क्यों मानते हैं, लॉ बनता कैसे है, तो सिंपल सी बात है, लॉ के लिए पार्लियामेंट में आपको पहले वो बिल होता है, सुना होगा आपने, जन लोकपाल बिल का बड़ा मुद्दा उठा था, कई लोगों ने सुना होगा जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल बिल क्या होता है, जन लोकपाल बिल, उससे पहले अभी कुछ दिन पहले सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, फिर सीएए बन गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगर कोई मोदी फैन है तो उसको पता होगा कि ये क्या था, ठीक है, नहीं पता तो ऐसे ही सिंपल सी बात कर लेते हैं। कोई भी टैक्स जब बनता है तो, या टैक्स हो या कोई भी कानून हो, वो बनने से पहले वो
लिखा जाता है, कोई आदमी लिखता है। जैसे जीएसटी को भी हमारे मनमोहन जी ने लिखा था, मतलब शायद एग्जैक्ट नहीं, मनमोहन जी ने नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे, और मनमोहन जी ने सोचा था कि जीएसटी इंडिया में लेकर आते हैं। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे वो, तो अभी है नहीं शायद ना, नहीं है, तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो उन्होंने लिखा बहुत सारी जीएसटी के बारे में सारी चीज़ें, तो उसे बोला जाता है जीएसटी बिल। ये जीएसटी बिल है, एक कागज़ पे कॉपी पे लिखा हुआ है। फिर क्या होता है, उसे पेश करना होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लोग पढ़ते हैं, पार्लियामेंट में बहुत सारे बैठे होते हैं, आपको पता है हर स्टेट का एक एक आदमी बैठा होता है, हर एक स्टेट का एमपी, ठीक है। तो वो बैठे होते हैं, वो उसे चेक करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है। अगर उनको लगता है सब कुछ अच्छा है, ये कानून अच्छा है, इसे लाना चाहिए, तो वोटिंग होती है, और वोटिंग अगर जीत जाती है तो वो कानून पास हो जाता है। और वो कानून पास हो गया, जैसे ही कानून पास हुआ अब वो एक्ट बन चुका है। एक्ट बन चुका है, एक्ट यानी कि अब वो जीएसटी बिल नहीं रहा, अब जीएसटी एक्ट बन चुका है। और कानून पास होने का मतलब अब वो हर आदमी पे लागू हो। अब अगर मैं बोलता हूँ मैं जीएसटी नहीं दे रहा, तो मेरे को जेल हो सकती है, मेरे को पकड़ के लेके चले जाएंगे, बोला जाएगा कि भाई आपने एक्ट उल्लंघन किया है। जब तक वो बिल है आप कुछ भी करो, समझ आ गया। तो अब जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है क्या, कि गुड्स का ये मतलब है, सर्विस का ये मतलब है, तो आप उसी को एग्जैक्ट मानोगे, ठीक है। समझ आ गई बात। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 5-7 मिनट और। तो गुड्स क्या होगा आप पहचान सकते हो इसमें देख के, मोबाइल गुड्स है, टीवी गुड्स है, चेयर गुड्स है, कोई डाउट नहीं है, ये सारी गुड्स है। ये मोबाइल, कैमरा, ये चेयर, ये टीवी, सारे गुड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्विस क्या है, टैक्सी वाला जब आपको एक जगह से बिठा के दूसरी जगह छोड़ता है, तो वो क्या आपसे ले रहा है, दे रहा है आपको सर्विस। बैंक वाले आपको क्या देते हैं, सर्विस। टीचर जब आपको पढ़ाता है तो वो आपको क्या दे रहा है, सर्विस। बात समझ आ रही है, सर्विस में कोई डाउट नहीं है, सर्विस क्या होता है, गुड्स क्या होता है, क्लियर है। चलो कुछ बातें और करते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। अब जैसे जीएसटी आया, तो जीएसटी में बोला गया भाई हम आपको कुछ रेट्स बता रहे हैं। आप बोलोगे रेट्स क्या, ध्यान से सुनो। जीएसटी से पहले था सेल टैक्स। तो सेल टैक्स में किसी चीज पे हरियाणा में अलग टैक्स लगता है, दिल्ली में अलग टैक्स लगता है। मतलब जैसे अभी आप पेट्रोल की बात कर लेते हैं, पेट्रोल पे अभी भी पुराना वाला टैक्स लगता है, सेल टैक्स। पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, अभी आगे चल के बात करेंगे। तो पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, तो आपने सुना होगा हरियाणा में अलग पेट्रोल का रेट चल रहा है, दिल्ली में पेट्रोल का रेट अलग चल रहा है। रीजन क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट उस पर अलग परसेंटेज से टैक्स ले रही है, उनकी मर्जी है 50% ले, 200% ले, 300% ले। हरियाणा गवर्नमेंट अपनी मर्जी, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी चलाती थी। तो पहले सेल टैक्स होते थे, स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी चलाती थी, अपनी मर्जी से जिस आइटम पे जितना टैक्स लेना है वो लेती थी। बात समझ आ गई। फिर उसके बाद जब जीएसटी आया तो बोले कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, जीएसटी पूरे इंडिया का टैक्स है, पूरे इंडिया में एक ही रेट रहेगा। जो आइटम मैंने बोल दिया, ये आइटम पे मान लेते हैं 18% टैक्स चलता है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी खरीदने जाओ, इस पे कितना टैक्स लगेगा, 18%। अब बोलोगे मतलब कि यहाँ 200 की, वहां पे भी 200 की, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यहाँ बनता हो तो यहाँ सस्ता मिल जाएगा, वहां बनता हो वहां महंगा मिल जाएगा, लेकिन जो उस पर रेट होगा, जीएसटी रेट होगा, वो सेम रहेगा। यानी पूरे इंडिया में जीएसटी रेट हर एक आइटम पे सेम रहेगा। अब वो जीएसटी रेट कौन कौन से होते हैं, मेनली शुरू में आया था तो बोला गया था कुछ चीज़ों पे 0% टैक्स लेंगे हम। जैसे नमक हो गया, वो कहते हैं कि बहुत जरूरी है लोगों के लिए, तो भाई उस पर क्या टैक्स लेना है, 0 ले लेते हैं, ठीक है। इस कुछ चीज़ों को उन्होंने बोला कि 5 लेंगे, कुछ चीज़ों पे उन्होंने बोला 12% टैक्स लेंगे, कुछ चीज़ों पे बोला 18, और कुछ चीज़ों पे बोला 28। तो मेनली इन्होंने 5 रेट आपको बताए, 0, 0, 5, 0, 5, 12, 18 और 28। बाद में कुछ और रेट आए हैं जैसे कि 0.25 और 3%, पर अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बेसिक 0, 5, 12, 18 और 28 पे बात करते हैं। तो इन्होंने बोला देखो भाई पूरे वर्ल्ड में, सॉरी वर्ल्ड तो मैंने गलती से बोल दिया, पूरे इंडिया में जो भी आइटम है उस पर इन्हीं में से कोई सा रेट लगेगा, ठीक है। अब इनमें से रेट कौन सा लगेगा और टैक्स कैसे कैसे गवर्नमेंट लेगी, जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं। चलो उससे पहले आप ये मेरे को बता दो कि इंडिया में कितनी गवर्नमेंट है। ये इंडिया दिख रहा है आपको, और इंडिया में बहुत सारी स्टेट हैं। जो स्टेट को चलाता है उसे बोलते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट चला रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट है, और जो पूरे इंडिया को चला रहा है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि ये हमारे मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और यूपी स्टेट को कौन चला रहा है, योगी जी। तो यूपी के स्टेट गवर्नमेंट कौन है, योगी जी। और बताओ जरा, मध्य प्रदेश में कोई चला रहा होगा, यूपी में कोई चला रहा है, दिल्ली में कोई चला रहा है, दिल्ली में हमारे कौन है, केजरीवाल जी। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट समझ आ गया। एक बार बताओ पैसे किसको चाहिए,
देश चलाने के लिए, स्टेट चलाने के लिए, बोलोगे दोनों को चाहिए। मैं कोई डाउट ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। हाँ ये बोल सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट को कम चाहिए क्योंकि उनको सिर्फ अपना स्टेट चलाना है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा चाहिए क्योंकि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को चला रही है। तो जो सीबीएसई वाले स्कूल होते हैं वो सेंट्रल बोर्ड चला रही है, और जो एचबीएसई वाले स्कूल यहाँ दिखते हैं आपको वो हरियाणा गवर्नमेंट चला रही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे रोड्स भी होते हैं, वो भी डिवाइडेड होते हैं। इस रोड का डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, इस रोड का डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अच्छा अब ये तो ठीक है, आपको ये समझ आ गया, टैक्स दोनों गवर्नमेंट को चाहिए। तो टैक्स बांटेंगे कैसे? तो इन्होंने बोला टैक्स रख लेंगे आधा आधा। आधा आधा कैसे? जैसे मान लेते हैं कि मैं हूं हरियाणा का, ठीक है, मैं हरियाणा का हूं और मेरी शॉप है हरियाणा के अंदर में ही, और कोई एक लड़का आता है मेरी दुकान पर खरीदने, वो भी हरियाणा का ही, वो बोलता है भैया ये सामान दे दो। मान लेते हैं लैपटॉप बोल रहा है, एक लैपटॉप दे दो। लैपटॉप का रेट है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। मैं तुरंत चेक करूंगा कि भाई लैपटॉप पे जीएसटी कितना लगता है, क्योंकि पूरे इंडिया में लैपटॉप पे सेम रेट से जीएसटी लग रहा होगा। मान लेते हैं जीएसटी लगता है 18%। पूरे इंडिया में कितना जीएसटी लगता है? 18% लैपटॉप पे। तो मेरे को इस बिल पे भी 18% टैक्स लगाना पड़ेगा। मैं कैसे बिल बनाऊंगा? 18% टैक्स 9,000, तो कितने रुपए बनाऊंगा? 59,000 रुपये का। यानी लड़का मुझे 59,000 रुपये देगा, जिसमें से मैं कितने अपने पास रख सकता हूँ? 50,000। लेकिन मुझे 9,000 गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। लेकिन वो 9,000 कौन सी गवर्नमेंट को जमा कराऊँ? सेंट्रल को कि स्टेट को? सेंट्रल या स्टेट को? बोलते हैं दोनों को। मतलब कैसे? अगर तुम भी हरियाणा के हो, मतलब बेचने वाला भी हरियाणा का, खरीदने वाला भी हरियाणा का, तो एक बात बताओ, एक तो हरियाणा गवर्नमेंट बोलेगी भाई हमें पैसा चाहिए, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी हमें पैसा चाहिए। क्यों बताओ जरा? भाई दोनों गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना, हरियाणा गवर्नमेंट भी बोलेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी भी बोलेंगे। तो क्या करते हैं, जब अगर ऐसी सेल है तो आप जो भी टैक्स रेट है वो आधा आधा कर दो, यानी 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो और 9% स्टेट गवर्नमेंट को। तो बिल भी ऐसे बनेगा 50,000 प्लस CGST 9% और SGST भी 9%, यानी 4500 CGST और 4500 SGST। 59,000 का ऐसे बिल बनेगा। अब CGST के फुल फॉर्म सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और SGST के फुल फॉर्म स्टेट जीएसटी। तो SGST स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा, यानी कि 4500 रुपये हम स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा करा देंगे और 4500 रुपये किसके पास जमा करा देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन ये तब होता है जब सेल होती है लोकल, लोकल सेल। लोकल सेल समझ रहे हो? मैं भी हरियाणा का और मैंने बेचा भी हरियाणा में। लेकिन थोड़ा सा इस बात को और ज़्यादा टेक्निकल करते हैं। मान लेते हैं मैं बेचने वाला हूँ हरियाणा का, मेरी शॉप कहाँ की है? हरियाणा की। मेरे पास कॉल आया दिल्ली के एक आदमी से, और दिल्ली वाले आदमी ने बोला भाई मेरे को भी वही वाला लैपटॉप दे दो 50,000 रुपये वाला। मैंने कहा ठीक है भाई, 18% टैक्स है उस पर, 59,000 का पड़ेगा, दे देंगे आपको। अब एक बात बताओ, अब इस पे जो 9,000 टैक्स मैं कलेक्ट करूंगा वो कितने लोग, कितनी गवर्नमेंट आ जाएगी पैसे मांगने? हरियाणा गवर्नमेंट कहेगी भाई मुझे भी पैसा चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट कहेगी मुझे भी पैसा चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो अब यहाँ पे ऐसे 3 केसेस बन चुके हैं। हरियाणा गवर्नमेंट कह रही है भाई हमारे यहाँ से माल बिक रहा है, हमें तो दे दो टैक्स। दिल्ली गवर्नमेंट क्या कहेगी? भाई हमारे यहाँ पे माल आ रहा है, हमें तो दे दो टैक्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलेगी हमें भी दे दो टैक्स। अब 3 गवर्नमेंट को कैसे दे दें टैक्स? तो इन्होंने सिस्टम निकाला कि एक काम करते हैं, एक टैक्स दो IGST के नाम से, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा किया हुआ जीएसटी। तो आपको क्या करना है, आप जब बिल बनाओगे तो बिल कैसे बनाओगे? 50,000 का लैपटॉप प्लस IGST यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी एट द रेट 18%, 9,000, और आप कितने का बिल बना दो? 59,000 का। अब क्वेश्चन आएगा कि इंटीग्रेटेड टैक्स दिया किसको दिया जाएगा? तो आप IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा दे दोगे। तो IGST आपका होगा वो आप किसको दे दोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा दे दोगे 9,000 रुपये, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को बांटेगी और कुछ हिस्सा अपने पास रखेगी। बात समझ आ गई? अब आपके क्वेश्चन आएगा कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को बांटेगी, मतलब हरियाणा को कि दिल्ली को? तो वैसे आपके काम की चीज़ नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगता है, जिस जगह पे पहुंचा है उसको टैक्स मिलना चाहिए। तो इसके हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, इतने आसानी से नहीं मिलेगा, वो सारा उनका इंटरनल प्रोसीजर है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 2 चीज़ याद रखनी है। अगर सेम स्टेट में सेल हो रही है, फिनिश कर रहा हूँ इस बात को,
अगर सेम स्टेट में सेल हो रही है तो हम उसे बोलते हैं लोकल सेल, या फिर इसका एक और नाम है इंट्रा स्टेट सेल। वर्ड याद रखना है आपको, एग्जैक्ट याद ही रखना है, इंट्रा स्टेट सेल या सप्लाई आप बोल सकते हो। तो मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, एक तो इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलोगे आप इसको, INTRA याद रखना, वो ऊपर ठीक से लिखा नहीं था, इंट्रा स्टेट सप्लाई, या फिर आप इसको बोलोगे लोकल सप्लाई, सप्लाई या सेल कुछ भी बोल लो आप। तो लोकल वर्ड यूज कर रहा हूं या मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, इंट्रा। तो सेम स्टेट में बिक रहा है और कौन सा टैक्स लगेगा, CGST और SGST। तो जिस स्टेट में बिक रहा है उसी स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलेगा ही, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिल जाएगा आधा आधा रेट। अगर मैं 5% वाला सामान बेच रहा हूं तो कितना, 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 2.5% CGST और 2.5% SGST। बात समझ आ गई। लेकिन अगर मैं अपने स्टेट से किसी और स्टेट में बेच रहा हूं, अपने स्टेट से किसी और स्टेट में बेच रहा हूं, तो इसे क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई, या फिर इसे आप सेंट्रल सप्लाई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सेंट्रल सप्लाई। तो लोकल सप्लाई और सेंट्रल सप्लाई, लोकल मतलब सेम स्टेट, सेंट्रल मतलब दूसरे स्टेट में। और इंटर का मतलब क्या होता है, इंट्रा और इंटर में फर्क है, ध्यान रखना। इंटर का मतलब अदर स्टेट में और इंट्रा का मतलब सेम स्टेट में। अब बोलोगे याद कैसे रहेगा, तो आप कैसे याद रख सकते हो, कई लोग शुरू शुरू में भूल जाओगे, धीरे धीरे तो आदत बन जाएगी, 3 महीने बाद तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपने सुना होगा इंटरकास्ट मैरिज हो गई, इंटरकास्ट मैरिज कर लिया उसने। इंटरकास्ट मैरिज का क्या बोलते हो आप, कि सेम स्टेट में कि दूसरे स्टेट में, मतलब स्टेट नहीं होता वहां पे, कास्ट होती है। तो सेम अदर कास्ट में शादी की, तभी तो आप बोलते हो इंटर स्टेट। उसी तरह जब इंटर स्टेट सेल बोल रहे हो आप, तो समझ जाना दूसरे स्टेट में बिका है, सेंट्रल सेल। बात समझ आ गई। और अगर लोकल सेल है तो, अब आप बोलोगे ठीक है ये तो ठीक है, आप इसको बता दो थोड़ा ठीक से, और ठीक से बताना क्या है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फोटो आप देख लो, ये रहा सेलर। सेलर कहाँ का दिख रहा है आपको, सेल खत्म हो गया लग रहा है, ठीक है यहाँ ऐसे देख लो आप, सेल खत्म हो गया, मैं इसको दूसरा चेंज कर दूंगा। सेलर क्या दिख रहा है, यूपी का, और बायर कहाँ का दिख रहा है आपको, यूपी का। तो इसको बोलते क्या है, लोकल सप्लाई। ऊपर दिख रहा है लोकल सप्लाई, और नीचे देख सकते हो इसको क्या लिखा हुआ है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी सेम स्टेट की बात है। तो सेम स्टेट की बात है तो कौन सा टैक्स लगेगा बताओ जरा, CGST और SGST। CGST 9% और SGST 9%। अगर हम मान के चल रहे हैं कि 18% वाली सेल थी, अगर ये आइटम 5% वाला होता तो 2.5 CGST 2.5 SGST, 12 वाला होता तो 6 और 6, और 28 वाला होता तो 14 और 14। ये बात समझ आ गई आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो और आगे देखते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे, ये फोटोज वगैरह से आपको याद रह जाएगा। और एक होता है ये वाली सप्लाई, सेंट्रल सप्लाई। सेंट्रल सप्लाई में बेचने वाला यूपी का, सेलर यूपी का है, और बायर कहाँ का है, दिल्ली का। तो यहाँ पे कौन सी सप्लाई हो जाएगी, ये इंटर स्टेट सप्लाई, या फिर अदर स्टेट वाली। बात समझ आएगी। अब इसमें कौन सा टैक्स लगेगा, IGST लगेगा 18%। कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दोगे, स्टेट गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं जो कि आज नहीं करेंगे हम। बहुत सारी चीज़ें और हैं कि GST लगता है किस पे नहीं लगता है। होपफुली हम कल ये सारी चीज़ें फिनिश कर लेंगे, कल की क्लास में। जब ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी तो हम स्टार्ट कर देंगे टैली। और टैली को स्टार्ट करते ही हम देखेंगे कि उसको GST उसमें कैसे कैसे यूज़ करते हैं। पहली 2 क्लासेज या एक क्लासेज हम लेंगे विदाउट GST, विदाउट GST टैली सीखेंगे, जिसके लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। अब बात करते हैं कि किसके किसके पास लैपटॉप है। अगर कोई ला सकता है ऐसा बता दो, जिसके जिसके पास लैपटॉप है, क्योंकि अगली